तुम्हें बाहर कुछ खाना वाना खिला दूं। एर्थी ने हार्वर्ड से बाहर निकलते ही फदक से कहा। फदक को सिर्फ यही महसूस हो रहा था कि ये है कोई लड़की, कोई अल्लाह ने उसकी मदद के लिए फरिश्ता तो नहीं भेज दिया। ये जिया की दुआ थी। हाँ, जिया की दुआ। एर्थी आगे आगे चल रही थी और फदक उसके पीछे। थोड़ी डरी हुई, थोड़ी सहमी हुई। नया माहौल, नए लोग, सब कुछ नया। उसे यहाँ का कुछ भी पता नहीं था। बस जितना पता था सिर्फ सुना कि अंग्रेज बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये जुमला उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सुना और एर्थी को देखकर उसे इस बात पर कहीं यकीन भी हो गया। फदक को इस वक्त एर्थी प्रोटेक्शन शील्ड लग रही थी। भले ही एर्थी उसकी प्रोटेक्शन शील्ड ना हो, लेकिन फदक के लिए वो थी। दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब। हर तरफ गर्मा गर्मी थी। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े छोटे मकान, खूबसूरत गाड़ियाँ, साफ रोड। हर साफ रोड पाकिस्तान में सिर्फ घर, दफ्तर, मस्जिद, अस्पताल साफ मिले वो भी मुनासिब हद तक, लेकिन यहाँ सब अलग था। यहाँ की सफाई बिल्कुल ऐसी थी जैसे महंगे हॉस्पिटल में लोग आगे चलते हैं और अस्पताल के स्वीपर पीछे पोछा लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ रश था, अफरा तफरी थी। कोई बार बार सफाई करने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी सब नीट एंड क्लीन था। वहाँ कुछ भी वैसा नहीं था जैसे फदक के मुल्क में था। अलबत्ता एक चीज़ थी, वही मसरूफ़ ज़िंदगी, भागती ज़िंदगी। कुछ दूर जाकर एक छोटा सा होटल था। ऐसी बड़ी एक्साइटमेंट में उसे वहाँ ले गई थी। फदक को तो बस पीछे जाना था, सो चली गई। दोनों होटल के बाहर वाले एरिया के खुले माहौल में बैठ गए। ऐसी उसे इस होटल के बारे में बताने लगी और फदक सिर्फ वो हूँ हाँ में जवाब देती रही। बात करते करते फदक की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो अपनी साइकिल को उठा उठा कर जंप करवा रहा था। फिर उसको घुमाता, फिर ऊपर उठा लेता जैसे साइकिल पे नहीं घोड़े पे सवार हो। फदक मुस्कुराकर उस साइकिल को देखने लगी और देखते ही देखते वो साइकिल एक बहुत बड़ा काला और सफ़ेद बकरा बन गया। यूं सामने आती बच्ची डर गई। डर क्या, रोने लगी। गली तंग थी तो उसे रास्ता नहीं मिला आगे जाने का और वो रोती हुई पीछे दौड़ी। रोने और डर के बायस उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वहाँ पर बच्चा एक और बच्चा किसी गली में फंसी गाड़ी के टायर को झांक झांक कर देख रहा था। लोग जमा थे उस गाड़ी को निकालने के लिए और ये बच्चा शायद मसले का हल सोच रहा था। यहीं उसके कंधे पर उस रोती हुई बच्ची ने हाथ रखा। बच्ची को रोता देखकर बच्चा एकदम परेशान हुआ। छोटी बच्ची ने रोते हुए उंगली उठाकर गली की तरफ इशारा किया। बच्चे ने अपनी जैकेट का बटन खोल दिया और बच्ची का हाथ पकड़कर उसे उस बकरे वाली गली में ले जाने लगा। शायद बकरे की शामत आ गई थी। बकरा अभी भी उस हरकत पर शुरू था, बग बग करता, फिर टांगे ऊपर कर लेता। बच्ची इस बच्चे के कंधे के पीछे छुप गई। बच्चे ने अपनी जैकेट की जेब में पत्थर डाला, जैकेट उतारी, बच्ची को एक तरफ ठहरने को कहा और आंखों के इशारे से उसे तसल्ली दी। फिर अपनी जैकेट को जोर से घुमाया और पूरी कुव्वत से बकरे को दे मारा। बकरा बिल्कुल उस ज़रब को तैयार ना था और नीचे गिर गया। बच्ची ने मुंह पर हाथ रख दिया। बच्ची की आंखें अब भी लाल थीं और बकरा जल्दी से उठा और उसे जहां फरार मिले वहीं भागा। एकदम बच्ची ने तालियां बजाई और भाग कर जैकेट उठाई और बच्चे को दे दी। बच्चे ने बच्ची की आंखें साफ की और मुस्कुरा कर कहा, अगर इस बकरे ने फिर अलियार की फदक को तंग किया तो अगली दफ़ा अलियार इसे सीधा हलाल करेगा। अलियार की फदक हंसती और अलियार ने फदक का हाथ पकड़ा और दोनों घर की तरफ चल पड़े। बकरे को बहुत जोर की लगी बेचारा। फदक ने अफसोस से कहा, अगली दफा इससे भी जोर से मारूंगा। अलियार ने बड़े आराम से कहा। अब दोनों की आवाज़ें दूर जा रही थी और अब आवाज़ एर्थी की आ रही थी जो फदक से आर्डर का पूछ रही थी। कुछ भी जो हलाल हो। फदक ने कंधे उचका कर कहा। दो टेबल छोड़कर कोई चार दोस्त बैठे थे और फदक को नकाब में देखकर एक दूसरे से खुसर पुसर कर रहे थे। वो कुछ देर फदक को गौर से देखते रहे। फिर चारों के बीच शर्त लगी और शर्त में मोहम्मद फदक का नकाब हटाना था, जो कि उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। वो चारों एक साथ उठे और फदक एर्थी की तरफ बढ़ने लगी। एर्थी ने पहले ही खतरा सूंघ लिया था। उनमें से एक लड़के ने हाथ सीधा फदक के नकाब की तरफ बढ़ाया। फदक एकदम चौंक गई। उससे पहले कि उसका हाथ फदक के नकाब तक लगता, एर्थी ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से उसको पीछे किया। दूसरे लड़के ने गोया एर्थी पर हमला किया। एर्थी ने फिर अपनी जोरदार लात से उसको नीचे गिराया और फदक आंखें फाड़ फाड़ कर कभी एर्थी को देखती तो कभी उन लड़कों को। फिर एक लड़के ने भागकर टेबल पर पड़ी छुरी उठाई और एर्थी की तरफ बढ़ाई। फदक ने हिम्मत की और चेयर उठाकर उस लड़के को दे मारी। एर्थी ने मुस्कुराकर फदक को देखा और फदक ने घबरा कर एर्थी को। लेकिन फदक ने यह बात अच्छे से नोट कर ली थी कि उन चार लड़कों पर एर्थी अकेली भारी थी। तीन लड़कों को एर्थी भगा चुकी थी। चौथे पर वो कुर्सी से हमला कर ही रही थी कि पीछे से कुर्सी उसके हाथ से छूट गई और वो सीधी फदक की टांग पे जा लगी, जिसने फदक की टांग को ठीक ठाक जख्मी कर दिया था। एर्थी घबरा के फदक की तरफ आई। लड़के ने पीछे से एर्थी का गला पकड़ लिया। फदक ने बैठ के अपनी वही जख्मी टांग लंबी करके उस लड़के की टांग पर दे मारी। इससे पहले कि वो लड़का कुछ और करता, एर्थी ने पीछे से अपनी जोरदार कोनी उसके मुंह पे मारी और दो चार घूसे उसके पेट में घुसा दिए। होटल का मैनेजर और बाकी वेटर भी वहां पर आकर उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया। फदक को उसके बाद कुछ समझ नहीं आई कि कब वहां पर पुलिस आए और उन लड़कों को पकड़ कर ले गए और कैसे एर्थी पकड़ कर उसको घर लेकर जा रही थी, क्योंकि उसकी टांग में दर्द बहुत ज्यादा था।
ऐसी लंगड़ाती हुई फदक को घर ले आई। फदक का सामान वो पहले ही घर पहुंचवा चुकी थी। आलिया, जेनी और श्री न जाने कब से उनका इंतजार कर रही थी। उसे क्या हुआ है? आलिया सबसे पहले आगे बढ़ी। कुछ नहीं, जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ। थोड़ी हाथापाई हो गई थी। एर्थी ने फदक का बाजू गले से निकाला और उसे छोटे से बेड पर बिठाया। सबने हल्का सा सर हिलाकर फदक को हाय कहा। फदक के चेहरे के जाविये भी बदले हुए थे। फदक ने अपना अबाया उतारा। एर्थी ने जैसे ही उसकी शलवार ऊपर की तो उसके हल्का सा कट आया था और चेयर जोर से लगने से वो जगह सूज गई थी। एर्थी फदक की मरहम पट्टी भी कर रही थी और बार बार उसे सॉरी भी कह रही थी, जिससे फदक और भी शर्मिंदा हो रही थी। सो हाइजीनिक। जेके की बात पर सबने उसे चौंक कर देखा। जेके, तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाहर आकर बात करती हूँ। एथी को उसकी बात बराबर बुरी लगी थी। कम से कम उससे अपने टांग के बाल तो रिमूव कर देने चाहिए थे। जेके ने फदक पर फिर एक कमेंट पास किया। फदक को हॉस्टल वाली लड़कियां याद आएगी। शट अप जेके, मैंने कहा ना तुम बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ। अब के बार एर्थी ने गुस्से से जेके को कहा। जेके तो बाहर गई, साथ में श्री और आलिया भी चली गई। आई एम सो सॉरी फदक, तुम जेके की बातों का बुरा मत मानना। वो थोड़ी ऐसी है लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। तुम्हें मैं यूं अचानक यहाँ लाई हूँ तो सब ताज्जुब में है। मैं सबको सब बता कर आती हूँ, तब तक तुम आराम करो। फदक एर्थी को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराई। सब कमरे बुक हैं, वो तुम्हें इतनी अजीज कैसे होगी कि तुम उससे अपने कमरे में रखोगी? जेके को न जाने किस बात का गुस्सा था। ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, मेरी मर्जी। मैं उसे तुम्हारे कमरे में तो नहीं ठहरा रही ना। एथी को जेके इरिटेट कर रही थी। ओ कम ऑन एथी, तुमने देखा नहीं वो किस तरह की लड़की है? वो बुर्का करती है, पूरा का पूरा खुद को छुपाती है। और तुमने देखा वो कितनी गलीज है, कितनी हाइजीनिक है। तुम 100 दफा उसको बर्दाश्त करो लेकिन मैं एक दफा भी उस जैसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एथी ने श्री और आलिया के चेहरे को भी देखा, जो कि जेके के साथ पूरा इत्तेफाक कर रही थी। ओके, एज यू विश, तुम लोगों की अपनी मर्जी। जिसने यहाँ पर रहना है रहे, जिसने जाना है जाए, लेकिन फदक यहीं रहेगी मेरे साथ। ये मेरा आखिरी डिसीजन है। एर्थी कराटेदार जवाब देकर वहां से चली गई और वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखती रहेगी। हाइजीनिक, जेके बड़बड़ाई। न जाने क्यों आजकल उसे रोशनी नहीं पाती थी। अंधेरा अच्छा लगता था या मुनासिब। अचानक से कमरे में तेज रोशनी हुई और अलियार की आंखें चुंधिया आ गई। लाइट बंद करो नादिया। अलियार ने चेहरा दूसरी तरफ कर ली। कब तक यूं अंधेरे में पड़े रहोगे? जब से आए हो मुझे कुछ नहीं बता रहे। नादिया का रोज का पूछे जाने वाला सवाल। कुछ कुछ नई बात नहीं। ठीक। बेजारी सी बेजारी थी। कुछ नई तबीयत नहीं ठीक। अम्मी कई दफ़ा कॉल कर चुकी हैं, मुझसे कई दफ़ा तुम्हारा पूछ चुकी हैं, परेशान है तुम्हारे लिए। और तुम कह रही हो कि घर वालों को मैं ये ना कहूँ कि तुम मेरे पास हो। नादिया रोज़ यही तकरीर उसके सामने किया करती थी। जानता हूँ तुम पर भी बोझ हूँ, चला जाऊँगा यहाँ से भी। नादिया ने अफसोस से अलियार को देखा। भाई कभी बहनों पर बोझ नहीं हुआ करते हो। तुम्हें पता है कि तुम मुझे कितनी अजीज़ हो। बचा हुआ खाना तो बंदा कुत्तों को भी फेंक देते हैं। फिक्र तो सिर्फ जान से प्यारे लोगों की जाती है। तुम मेरी फिक्र को बोझ समझ रहे हो? अलियार नादिया की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ और अपना सर उसकी गोद में रख दिया। नहीं आई ना तुम्हारे साथ? अच्छा किया है। ऐसी लड़कियां अपनी नज़र में ही बेइज्जत हो जाती हैं। अगर वो आ जाती तो कल को तुम भी उसकी इज्जत नहीं कर पाते। वो उसका हल्का हल्का सर दबाने लगी। मेरे दिल में उसकी इज्जत कभी ख़त्म तो क्या ज़रा बराबर कम भी नहीं हो सकती नादिया। तुम मेरे जज्बे को नहीं समझ सकोगी। उसका चेहरा पूरी तरह सुर्ख हो चुका था और आंखें खुश्क। जब एक रास्ता चलने से मंजिल ना मिले तो इंसान को दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए। घर वापस चले जाओ। तुम्हारे लिए उस घर के दरवाजे आज भी वैसे ही खुले हैं जैसे पहले खुले थे। उसने अपने छोटे भाई के सर पे बोसा दिया। आलिया ने कुछ नहीं बोला और खामोशी से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन फजर की टांग में वाज़ेह फ़र्क था, लेकिन एक चीज़ उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो ये कि उसके यहाँ आने से एर्थी के अलावा कोई खुश नहीं था। वो दूर से उन तीनों को देख रही थी जो किचन में अपना अपना नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे कर रही थी। उसके साथ एर्थी नहीं थी। फिदक ने उधर उधर देखा लेकिन उसे एर्थी कहीं नहीं मिली। उसने एकदम अपने आप को बेबस महसूस किया। उसे शिद्दत से पाकिस्तान की याद आई, अपने दोस्तों की। फदक को श्री और जेनी की तो बात समझ आ रही थी कि वो उसे क्यों पसंद नहीं करती, लेकिन आलिया की समझ नहीं आ रही थी। वो खुद एक मुसलमान थी और पाकिस्तान से भी थी, तो वो क्यों फदक को नापसंद कर रही थी? फदक लंगड़ाते हुए उठी और अपना सामान सेट करने लगी। एथी ने एक अलमारी उसके लिए खाली कर दी थी, जो कि अच्छी खासी बड़ी थी। फदक ने अपने कपड़े निकाले और अलमारी में रखने लगी। उसने वो सूटकेस भी निकाला जिस पर ताला लगा हुआ था। उस सूटकेस के ऊपर कुरान पाक रखा हुआ था। उसने कुरान पाक उठाकर ऊंची जगह पर रखा। जा नमाज तस्बीह वगैरह भी निकाल कर एक तरफ रख दी। वो सूटकेस छोटा सा था लेकिन उसमें सामान काफ़ी भरा हुआ था। उन सब चीज़ों के अलावा उसका सूटकेस सारा अबायों से भरा हुआ था। ब्लैक अबाया वो यहाँ पर पहन कर आई थी, बाकी उसने मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत अबाए लिए थे। फतह को हमेशा डार्क रंग पसंद थे लेकिन अच्छे उस पर हमेशा लाइट रंग लगते थे। अबाया बहुत ही खुले हुए और स्टाइलिश थे। किसी किसी अबाए के दो तह थी, किसी अबाए के ऊपर भी एक और कोट था जो कि टांगों तक आता था। और अबाया उसने काफ़ी खूबसूरत रंगों के लिए लिए थे। ग्लोबल ग्रीन, डीप टील, डार्क रेस्पबेरी, पर्शियन पिंक, मेटेलिक ब्रॉन्ज और रेडियो डस्ट। और बाकी दो तीन ब्लैक अबाए थे और फतक ने तमाम अबाए के हम रंग नकाब भी बनवाए थे। दूसरा सूटकेस खाली करने के बाद वो अपने एक छोटे से बैग की तरफ
आई, लेकिन अब ऊपर ऊपर ही उसे कोई बॉक्स रखा हुआ मिला। फतक ने जैसे उस बॉक्स को खोला, उसके अंदर एक चिट थी। चिट को फतक को पढ़कर फतक के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। ये बॉक्स किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने रखा था। उस चिट में लिखा था कि जब भी कभी उदास होना, कोई परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, इसमें से एक चिट निकाल कर पढ़ लेना, लेकिन तमाम चिट्स को इकट्ठा नहीं पढ़ना। इस बॉक्स के अंदर रंग बिरंगी चिट्स खूबसूरत से सजी हुई थी। उसने बॉक्स को उठाकर बेड की साइड टेबल पर रख दिया। उसने बाकी चीज़ें भी बैग से निकाली, लेकिन अब वो एक शीशे की गुड़िया बैग से निकाल रही थी और कई रंग उसके चेहरे पर आ रहे थे और जा रहे थे। न जाने किस एहसास के तहत और किस सोच के तहत वो ये कांच की गुड़िया अपने साथ ले आई थी। उस गुड़िया को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भरे और न जाने दिल में कितने ही सवाल और अरमान उतर आए। काश तुम होते अलिया, तो तुम्हें मैं बताती कि मैं आज कहाँ हूँ। काश तुम होते अलिया, तो तुम्हें मैं बताती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं कितनी डर गई थी, और मैं तुम्हें बताती कि मेरी टांग पर जख्म आया, और तुम्हें हर 15 मिनट बाद मुझसे पूछते कि अब टांग कैसी है, अब टांग कैसी है। काश तुम होते अलिया, तो तुम्हें मैं बताती। फतक की आंख से दो आंसू टूटे और कांच की गुड़िया पर जा गिरे। फतक ने वो गुड़िया उठाकर वहीं टेबल पर रख दी और खुद निढाल होकर बेड पर बैठ गई। अचानक उसके जहन में जिया का वो बॉक्स आया जिस पर लिखा था, जब परेशान होना या खफा होना तो उसमें से एक चिट निकालना, और आगे बढ़ी और एक चिट निकाली। उसने चिट को जैसे ही खोला, उसका दिल मुंह को आ गया। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारा रब उससे बखूबी जानता है। फतक इस आयत को बार बार पढ़ते रहे। वो मुंह पे हाथ रख के रोने लगे और उस चिट को दोबारा फोल्ड करके उसी बॉक्स में रख दिया। ये तो तय था, जिया ने उसे ऐसा कीमती तोहफा दिया था जो पूरी जिंदगी उससे कोई नहीं दे सकता था। सफ़र चाहे ज़मीन पर चलते घोड़े टांगे पर हो या हवा में उड़ते हवाई जहाज़ पर, थकावट निकलने में एक हफ्ता तो कहीं नहीं जाता। फतक ऐसे लेटी थी जैसे जैसे ये उसका अपना घर हो। जिस तरह ऐथी ने उसे अपने एतमाद में लिया था, उस वजह से ये जगह भी उसे अपना घर लग रही थी। मोबाइल पर 32 मिस कॉल्स नज़र आ रही थी। जब 32 कॉल्स नहीं उठा पाई तो बेचारा ऐथी का छोटा सा अलार्म क्या ही कर लेता। कोई ऐसे कैसे सो सकता है। अंदर आती जेके को ऐथी ने देखा और मुंह पर उंगली रख ली। जो 5.8 की होने के बावजूद ब्लैक शाइन हील 5.8 के होने के बावजूद ब्लैक शाइन हील पहन रही थी। कोई उसे समझाए, हमजा को उसकी आसमान छूती हाइट से खौफ आता है। मुनासिब कद के आशिक को खौफ आना भी चाहिए, जो खुद भी 5.8 का हो। लेकिन मर्द की जज्बामत यूनो कम वक्त ऊंचे ही लगते हैं, चाहे कुछ इंच नीचे क्यों ना हो। खैर, वापस आते हैं फतक के घोड़े बेचनीन पर, ऐती की चमकती ब्लैक हील पर और दांत चबाती जेके पर। जेके ने एक नज़र एर्थी पर डाली, फिर खींच कर कंबल नीचे फेंक दिया। फतह गड़बड़ा कर उठी। नीम घुंघराले बाल और फटी फटी आंखें बॉय कट बालों को देख रही थी और सीधे काले बालों ने दोनों को बारी बारी देखा। मुझे लगता है यहाँ तुम पढ़ने आई ना कि सोने, सो गेट आउट। हाय दिल की बात गुस्से में भी बाहर निकल आती है। जेके की बात पर ऐसी ने उसे घूरा। मेरा मतलब है गेट अप, गेट आउट में हो जाती हूँ। जेके गुस्से से आंखें बंद कर गई। पता की नींद तो ऐसे उड़ी कि अब आने से रही। ओके, मैं ही उठती हूँ और मैं ही गेट आउट हो जाती हूँ। एक जहरीली नजर फतक पर डाली, फिर गुस्से भरी नजर ऐती पर, और गेट आउट हो गई। उसके जूतों से भी हील जैसी टक टक की आवाज आ रही थी, यानी वो पैर पटक पटक कर जा रही थी। वरना जेके और हील सवाल ही पैदा नहीं होता। फतक ने अपने बाल समेटे और सामने खड़ी अर्थी को देखा। निहायत साफ सुथरी, खूबसूरत काली आंखें, धुले हुए स्याह बाल, होंठ बगैर लिपस्टिक के भी नरम मुलायम गुलाबी और निखरे हुए थे। नाक जैसी भी थी, बड़ी पुरकशिश थी। फतक बस उसे देखती रह गई। अर्थी आई और उसे जूस का गिलास थमा दिया। गिलास ऐसे चमक रहा था जैसे उस पर मैली हवा भी ना लगी हो। लगी भी कैसे, अर्थी का जो था। उसने अर्थी के बेड पर नजर डाली। सब कुछ सेट, हर चीज अपनी जगह पर, ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर, जैसे बिल्कुल नया हो। हाय अल्लाह, अंग्रेज लड़कियां भी इतनी सलीका मंद होती हैं। ये झटका था या सदमा, न जाने क्या ही लगा फतक को। फिर उसने साफ सुथरा अर्थी को देखा। लंबी गर्दन, आंखों में एतमाद, नफीस ब्रेसलेट उसकी खिलाई की शान बढ़ा रहा था। टाइट जीन्स और ग्रे कलर की खुली शर्ट। अब उसकी नज़रें मोबाइल पर थी। हम तो मोबाइल टाइप करते हुए गर्दन तोड़ लेते हैं, और वो ऐसे मोबाइल पकड़े हुई थी जैसे हवा में हो। उसकी लंबी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी जैसे वो हवा में टाइप कर रही है। उसने गर्दन नहीं झुकाई थी, बल्कि सिर्फ नजरें झुकाई थी। फिर वो एक तरफ आकर बैठ गई। आह, फतक उसे हसत से देख रही थी। उसका बैठना भी कितना नफीस था। रीढ़ की हड्डी में जैसे बल ही ना हो। वो कितनी उजली और साफ सुथरी थी। फतक को याद आया, वो लड़ती भी बड़ी नफीस तरीके से। दुश्मन चाहे जैसा वार करे, ऐसी डिसिप्लिन नहीं भूलती थी वो। ऐथी कैरियन कराटे और मूव्स, ओ अल्लाह। फतक ने एक नज़र खुद पे डाली। मैली कचैली, पता नहीं हम पाकिस्तानी लोग खुद को जितना भी मांझ लें, उन अंग्रेजों की तरह साफ क्यों नहीं लगते। अर्थी आई, फतक से गिलास लिया, वापस किचन में जाकर उसे धोकर सुखा कर रख दे। किचन उनके कमरे के साथ ही था, एक तरह का ओपन किचन। तैयार हो जाओ, नाश्ता आज मैं तुम्हें हार्वर्ड में करवाऊंगी, अर्थी ने मुस्कुरा कर कहा। फतक उठी, खुद को मांझ
पूछने के लिए साफ तो उसे फिर भी नहीं होना था। सत शुक्र के अब आया था, वरना हार्वर्ड के सबसे गरीब स्टूडेंट का टैग उसी के नाम होता। मैले बनते बाकी गरीब लगते हैं। एती के साथ चलते हुए उसे लियार की बात याद है। एक तो लियार इसे हर वक्त याद आ जाता है। जनाने ये अंग्रेज लोग रोज नहाते हैं, वरना इनके जिस्म से बू आती है। उनसे क्यों बू आती है? क्या उस वजह से कि ये मुसलमान नहीं है? नहीं जनाने, क्योंकि ये सुअर का गोश्त खाते हैं, ये शराब पीते हैं और बाकी भी हराम चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो हमारे दीन में मना है। वो ऐसे ही नहीं मना, इस्लाम में कोई भी चीज़ मना होती है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं। फिर तहकीक के बाद ये वजूहात सामने आई, ये पसीने में बू पैदा करते हैं। फतक ने दिल में कहा, झूठा कहीं का, ऐती से तो महक के सिवा कुछ नहीं आता। लेकिन फतक को क्या पता था ऐर्थी हराम चीज़ें खाती है या नहीं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की क्लास में लड़कों का ग्रुप बना बैठा था। ग्रुप का अहम टॉपिक यूनिवर्सिटी में आई एलियन का था, यानी मोहम्मद फतक। क्या लगता है बहुत हसीन होगी, एक लड़की ने सोच के बोला। हो सकता है भयानक हो, दूसरे ने दिल धक से बिठाया। जैक अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था, लेकिन कब से उनकी सारी बातें सुन रहा था जो कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। यही उसने उन्हें बेहतरीन मशवरा दिया। सुना है वो एर्थी के साथ रहती है, यानी जेके के साथ, और जेके सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को दोस्त बनाती है। सारा ग्रुप एक साथ बोला। जैक उन पागलों की खुशी पे हैरत कर रहा था। कुछ देर बाद वो पूरा ग्रुप जेनी के इर्द गिर्द बैठा था। जेनी ने सबकी तरफ नजर घुमा कर देखा। हाय जेनी की एप्पी, उसने इतना गंदा मुंह बनाया था कि सारे लड़कों के दिल खराब हो गए। जेके से नहीं, मोहम्मद फदक से, क्योंकि जेके प्यारी लड़कियों को गंदा कह ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। फदक की आज हार्वर्ड में पहली क्लास थी और फदक ऐप थी, श्री आलिया एक ही क्लास में थी, लेकिन जेके दूसरे डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी। प्रोफेसर स्टेफन ने आते ही सबको खुशामदीद कहा और सबके सामने अपना तारुफ करवाया और साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कसीदे भी पढ़े जो वाकई इन कसीदों की हकदार थी। प्रोफेसर स्टीफन ने एक नज़र फदक की तरफ डाली जो कि डार्क मैरून कलर के अबाया और नकाब में मलबूस थी। प्रोफेसर स्टीफन ने फदक से उनका तारुफ पूछा और फदक ने ऐसे डर डर के जवाब दिया जैसे उस जवाब के मार्क्स उसके रिजल्ट कार्ड में छपने वाले हों। वो अपना इंट्रो करवाने के बाद पूरी क्लास की नज़र में वो एक मासूम और डरी हुई लड़की साबित हुई। प्रोफेसर स्टीफन बड़ी तेज़ रफ्तारी से बोल रहे थे। सारे स्टूडेंट ने अपने सामने लैपटॉप खोले हुए थे और सबके सब ऐसे तेज़ रफ्तारी से कीबोर्ड की बटन दबा रहे थे जैसे टाइपिंग कंपटीशन हो। फतक कुछ टाइप करके फिर उसको एक नज़र देखती और फिर प्रोफेसर स्टीफन की बात पर कान लगाती। वो इतना तेज़ी से बोल रहे थे कि फतक को उनकी बातें कुछ समझ आ रही थी और कुछ जा रही थी। ऐसे उसे बड़ी गौर से देख रही थी। वो समझ गई कि फतक के लिए इतनी तेज़ रफ्तार इंग्लिश और इतनी तेज़ रफ्तार टाइपिंग करना मुश्किल हो रहा था। क्लास से बाहर निकलते ही उसकी हवाइयाँ उड़ रही थी। डोंट वरी, तुम्हें आदत हो जाएगी, फ़िलहाल तुम्हारे लिए हर चीज़ नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। ऐर्थी ने फतक को तसल्ली दी। फतक ना हूँ में जवाब दिया। ऐर्थी फतक को मज़ीद स्ट्रेस देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने फतक को बाहर बेंच पर बिठाया और खुद उसके रजिस्ट्रेशन करने चली गई। फतक पर सही परेशानी का आलम तारी था। हॉस्टल में वे रह नहीं सकती थी। ऐर्थी के अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता था। इंग्लिश उसे आती थी, लेकिन इतनी तेज़ इंग्लिश की वो आदी नहीं थी। उसकी विकेबलरी इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसके अबाया और नकाब की वजह से उससे कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता था। लोग उसे दूर दूर से देख कर बातें करते थे। वो ये हर चीज़ नोट करती और फिर चुप हो जाती। जिस तरह उसने चीज़ों को आसान लिया था वैसा कुछ भी आसान नहीं था। वो भी यही कुछ सोच रही थी, तब ही बहुत से लड़के लड़कियां उसके इर्द गिर्द जमा हो गई। उसने सर घुमाकर सबकी तरफ देखा और आंखों में हैरत भरकर सबकी तरफ देखकर हाय कहा। तभी भीड़ में एक लड़का आगे हुआ जिसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले हुए थे और उसके दांत बबल गम का कचूमर बना रहे थे। इट्स रैगिंग टाइम गाइस, जैक नैन्सी ने बुलंद आ गया भला। जैक नैन्सी ने बुलंद आवाज़ से कहा और उसकी आवाज़ के साथ सब ने अपनी आवाज़ बुलंद की जो फदक के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो हंटर्स के साथ मिलकर फ्रेशर्स का जीना हराम करती थी और आज उसी का क्या किया उसे मिलना था। ये मकापात मुझे हार्वर्ड में मिलना था। हद है अल्लाह जी, फदक ने खुद से मन मिनाई। तुम कुछ बोली? जैक थोड़ा झुका। फदक कुछ देर के लिए घबराई और जैक को गौर से देखे। हैं, इसकी आंखें कैसी अजीब रंग की हैं? मैंने तो आज तक ऐसी आंखें नहीं देखी। ग्रीन है? अरे नहीं नहीं, ये तो एलजी की तरह लग रही हैं। अरे नहीं, इससे थोड़ी लाइट। वो आंखें छोटी करके उसकी आंखों का मुशाहिदा कर रही थी। वो भी उसे ऐसे ही देखने से उसे वैसे ही देख रहा था। हैं, लुम्यूरियस स्क्रीन। ओ ये तो फदक की आंखों में ऐसी चमक आई जैसे कोई पहेली हल कर ली। सबकी तवज्जो फदक पर थी, पर फदक को जैक के नैन नक्श कोई पहेली लग रही थी। नाक तो देखो, न मोटी न पतली। फिर नजर फिसर कर उसके होंठों पर गई। उसने होंठों पर लिपस्टिक लगाई है। क्या पता, अंग्रेज हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैक ने बबल थूकी और फदक को तंजिया कहा। मुझसे दिल भर गया हो तो टास्क करें।
जैक की बात फतक की तेवरी चढ़ाने के लिए काफी थी। लगता है पाकिस्तान में प्यारे लड़कों की कमी है, एवी ने कहका लगाया। तुम पूरे बोस्तान में एक ऐसे हो और हमारे पाकिस्तान का सिर्फ एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा तुमसे कई ज्यादा हसीन शक्लों से भरा पड़ा है। बाकी पाकिस्तान को तो छोड़ दो, फतक ने मगरूर अंदाज में कहा। अच्छा, जैक की आंखों में भरपूर तंज था। और मिस्टर तुम फोग हो। सबको उस लफ्ज पर हैरत हुई। फोग वट, सबने एक साथ कहा। जो उसका मुंह है, फतक ने जैक के चेहरे की तरफ इशारा किया। जस्ट शट अप ओके। जैक को अब नागवारी ने आन गहरा। जैक ने उसे ललकारा। रेडी फॉर टास्क। आई एम रेडी। फदक खुद को एतमाद में ला चुकी थी। हमें शायद गलत लगा था, ये कोई डरी सहमी नहीं है। एवी जैक के कान में फुसफुसाया। तुम सिर्फ देखते जाओ। जैक ने एवी की तरफ देख के आंख दबाई। सो गाइस, बेली डांस बेली डांस बेली डांस। जैक के साथ सब गुनगुनाने लगे। फादर की आंखों के सामने तोते उड़ने लगे। वो सबको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। यू श्योर? सुनकर बाकी सब भी वहीं आ गए। लीव हर जैक। हमजा ने गिटार को किसी हथौड़े की तरह पकड़ा हुआ था। जैक ने उसे उंगली के इशारे से जाने का कहा। एर्थी के कदम फदक की तरफ उठे ही थे, तभी फदक बोल पड़ी। ठीक है, मैं करूंगी। सब ने एक साथ हॉन्टिंग की। हमजा खुरम ने एक दूसरे का चेहरा देखा। आलिया ने मुंह पर हाथ रख लिया। एर्थी परेशानी से अपना माथा मसलने लगे। लेकिन फदक के लेकिन पर सब ने उसे एक साथ देखा। ये बेली डांस करते कैसे हैं? कोई एक दफा करके तो दिखाए। जैक मजीद आगे को हुआ। ओवर स्मार्ट बन रही हो। नो, तुम मुझे समझ रहे हो। फदक ने आंखों में मासूमियत लाई। तो चले गाइस, आज के एपिसोड को यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करते हैं। अगली एपिसोड के लिए आपके प्यारे प्यारे कमेंट चाहिए, आपका प्यारा प्यारा फीडबैक चाहिए और कहानी ले चलिए हमें पाकिस्तान से हार्वर्ड। तो देखते हैं यहाँ पर इनकी ज़िंदगियाँ और इनकी ये किटपिट आगे कहानी को कैसे मज़ेदार बनाती है। तो मस्ट मस्ट फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।